अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, कांपती टांगे, मुनाफिक और महंगाई। मेरे कल के इंट्रो का आगाज़ था मुल्क दुश्मन बयानिया, लेकिन आज वो बयानिया नहीं, उसका तसलसल ज़रूर है, क्योंकि जिन अल्फाज के बायस वो बयानिया मुल्क दुश्मन बना था वो आज फिर अखबारात का हिस्सा हैं, और वो है कांपती टांगे। अब मैं पहले एक जुमला अदा कर दूं कि जो कहूँगा उसका इज्तिमाई हवाला मेरे पास मौजूद है, यानी वो बात ऑन द रिकॉर्ड हुई होगी, कोई छुपा ज़रिया या इंकशाफ नहीं होगा। अब चलते हैं कांपती टांगों की तरफ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौम देखेगी कि आने वाले दिनों में किसकी टांगें कांपती हैं। जब ऐवान में ये कांपती टांगों वाले लफ्ज़ गूंजे तो पाक फ़ौज को जवाब देना पड़ा। जब तर्जमान जवाब दे चुके तो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया को बताया कि अयाज सादिक साहब ने तो शाह महमूद कुरैशी साहब को बात की थी, और ऐसी नोक-झोंक तो होती रहती है सियासतदानों में। शायद इस सादा से जुमले ने पूरे दुश्मन मुल्क भारत को कायल कर लिया होगा। मेरा तो मोहतरम वफाकी वज़ीर से एक छोटा सा सवाल है कि ये इतना सादा जुमला और जितनी सादगी से आपने भारतीय मीडिया पर कहा, अगर आप इतनी ही सादगी से ऐवान में खड़े होकर अपने मुल्क के वासियों को कह देते तो आपको नहीं लगता कि गद्दारी के बैनर, सालमियत के धचके, बयानिए का भौचाल और सबसे अहम कारकुनों में इश्ताल, ये सब हमारे मुल्क पाकिस्तान में ना होता। और अगर अभी भी आपको लगता है कि ये इतना ही सादा है कि पूरा दुश्मन मुल्क इससे कायल हो गया है, तो मुल्तमस हूँ कि ऐवान में खड़े होकर ज़रूर ये जुमला कहिएगा। बाकी जो वज़ीर आज़म ने कहा, मैं उससे कुल्ली तौर पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ, बल्कि ज़ोर देता हूँ कि वो वक्त आए कि ये कौम उनकी कांपती टांगें और माथे पर पसीने ज़रूर देखे जो मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं, वरना इस कौम को ऐसा ही लगेगा जैसा सरफराज शाहिद ने कहा है। जनाब शेख अपने वाज़ में रोज़ाना बरसों से, जनाब शेख अपने वाज़ में रोज़ाना बरसों से सुनाए जा रहे हैं एक ही अफसाना बरसों से। आगाज़ में एक और लफ्ज़ मुनाफिक भी कहा गया है। उस पर इसलिए कुछ कहूँगा कि अपोजिशन लीडर्स बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ ने भी कुछ लफ्ज़ बोले हैं। मरियम बीबी तो कहती हैं हक भी भीख की तरह दिया जाए तो मंजूर नहीं। काश उन्हें कोई बता सके कि बीबी, आपके यकीन को दाद देता हूँ कि आपको लगता है कि हक मिल जाता है, चाहे भीख मांग के ही मिल जाए, गो के आपको मंजूर नहीं। वरना आवाम के हकूक़ के लिए किस किस दौर में किस किस शोबे के अफराद ने भीख नहीं मांगी और उन्हें हक मिला कि नहीं, इस पर भी थोड़ी रिसर्च करें। और बिलावल साहब ने तो वाज़े कहा कि इमरान खान झूठा और मुनाफिक है। काश बिलावल साहब आप अपना मंशूर और दौरे हुकूमत का दौरानिया दोनों गौर से देखें कि कपड़ा, रोटी और मकान का नारा किसका है, और आपके दौरे हुकूमत में कितनों को ये मिल गया। रही बात पीटीआई की, तो उनकी नौकरियों और मकान के तो सब मुंतज़र हैं, और मुराद सईद के 200 अरब किस मुँह पर मारे गए हैं, कौम अभी तक वो मुँह नहीं देख पाई। पता नहीं क्यों नियाज सवाती के अल्फाज बार बार जहन में आ रहे हैं। कहते हैं, मेरा बेटा बात सच्ची कोई भी करता नहीं, मेरा बेटा बात सच्ची कोई भी करता नहीं, मेरे बेटे को सियासतदान होना चाहिए। अब एक नज़र महंगाई पर भी हो जाए। कौम एक ज़रई मुल्क में अनाज को तरस गई। कौम का बिलखना किसी को नज़र नहीं आ रहा। शायद पूरी कौम को उसी सुकून की जानिब ले जाया जा रहा है जो कब्र में ही मिलेगा, क्योंकि अब गोश्त तो दूर की बात, दाल का हसूल भी आसान नहीं रहा। इन कैफियत के लिए मेरे अल्फाज से ज़्यादा आपको साहिर लुधियानवी और बशीर अहमद के अल्फाज मौसर लगेंगे। साहिर ने कहा है, ज़मीन ने क्या इसी कारण अनाज उगला था, ज़मीन ने क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलक बिलक के मरे। और बशीर अहमद तो कहते हैं, गोश्त खाने की तमन्ना क्या भला कोई करे, गोश्त खाने की तमन्ना क्या भला कोई करे, दाल भी मिलती नहीं है अब तो आसानी के साथ। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मेहमानों का तारुफ आपके साथ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पे शख्सियत मौजूद हैं। हमारे जैसे शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल उनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इत्तफ़ा करूँगा PhD स्कॉलर इन मीडिया साइंसेज, सहाफ़ी और तजियाकार सोफिया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मौजूद हैं। उनका ताल्लुक भी शोबा सहाफ़त से है और एक तवील अरसे से शोबे से मुंसलिक हैं। तजर्बे की ये तवालत भी तकरीबन कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान सर। वालेकुम सलाम आदिल सर, बहुत शुक्रिया आपका भी शिरकत, तजिया और वक्त का। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलता हूँ पहली खबर की जानिब, और जो खबर जो अखबारात की जीनत बनी है वो वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का बयान है। और उन्होंने कहा है कौम देखेगी कि आने वाले दिनों में किसकी टांगें कांपती हैं, किसके माथे पर पसीना आएगा। तो सोफिया, पहले मैं आपसे ही यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये टांगें कांपने का जो लफ्ज़ है ना, वो ऐवान से शुरू हुआ, अब जल्सों तक चला गया, और वाकई मेरा सवाल यही है कि क्या कौम देखेगी? देखिए, मुझे लगता है कि हम अभी तक मतलब आप अगर इस कौम का तकाबली जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम एक कौम नहीं हैं। और क्योंकि हम एक अच्छी कौम नहीं हैं और ना अभी तक हम 70-72 सालों में अपने आप को प्रूव कर सकें कि हम बहुत अच्छी कौम हैं, तो इस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि इस कौम के साथ जितने भी जुड़े हुए अलकाबात और चीज़ें हैं वो सारी गैर मायनी हैं। कौम को यकीनन इसलिए भी ये देखने की ज़रूरत है कि एक दफ़ा जब तक हम इस तरह के किसी बड़े इनकलाबी अमल से नहीं गुज़रते जहाँ पर पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म्स ले आया जाए, तब तक हम एक अच्छी कौम नहीं बनेंगे। क्योंकि हम अच्छी कौम नहीं बनेंगे तो हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में नहीं देखेंगे। हम मुसलसल एक तजुर्बागाह की तरह बार बार तब्दील होते हैं, बार बार हमारे लिए हमारे रवैये तब्दील होते हैं, बार बार हमारा बयानिया तब्दील होता है। जो कौमें होती हैं ना उनका बयानिया तब्दील होता है, ना उनके रवैये तब्दील होते हैं। वो जो बात कह देती हैं वो उन पे अटल रहती हैं और उन्हीं के लिए कोशिशें करती हैं, उन्हीं के लिए काविशें करती हैं। हमारा अलमिया ये है, ये सिर्फ दावा है। बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है। ऑपोजिशन हुकूमत को ये कह रही है कि हुकूमत जो है वो हिलने वाली है और हुकूमत की टांगें कांपने वाली हैं। ऑन द अदर साइड अब हम देख रहे हैं कि फाइनली वज़ीर आज़म ने भी कल गिलगित में ये बयान दे दिया, तो ऐसे लगा जैसे वज़ीर आज़म अपने आप को भी उस दौड़ में से पीछे नहीं रखना चाहते थे। मगर मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म की जो आइनी पोस्ट है उसका तकाजा है कि वज़ीर आज़म को ऑपोजिशन के बहुत सारे जवाब नहीं देने चाहिए। इसलिए क्यों सारे ही जवाब मेरे ख्याल में बहुत, शायद मेरे ख्याल में कारकर्दगी, देखिए कारकर्दगी बेसिकली कारकर्दगी होती है आपका जवाब। अगर आप कारकर्दगी नहीं दे सकते तो हमें बयानियों की तो ज़रूरत नहीं है ना। आप कौम को कितने बयान देंगे और किस तरह से वजह आपको क्या लगती है कि आखिर वो क्यों अपोजिशन के बोर्ड में? मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने जो पाक फौज के ख़िलाफ़ एक प्रॉपर मुहिम चल रही है उसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा है, और शायद जो हमारे मुल्क में करप्शन के नाम पर एक ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हम करप्शन यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और इमरान खान की जमात तो ये दावा भी करती है कि इन्होंने पाकिस्तान में लोगों को करप्शन के हवाले से आगाही दी है। इससे पहले आवाम को बिल्कुल नहीं पता था कि हुकूमतें किस तरह से करप्शन करती हैं। तो ये तमाम चीज़ों को आप सामने रख लें। बहुत सारी शख्सियात तो वाकई आती जाती नज़र आती हैं अदालतों में। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है। अब ये देखिएगा कि जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो कितने लोग ऐसे होंगे जो इन्हीं अदालतों के चक्कर लगा रहे होंगे। उसकी तरफ भी जाऊंगा ज़रूर, लेकिन मैं पहले ज़रा अदनान साहब से पूछ लूँ। अदनान साहब, आपको कैसे लगता है वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि कौम देखेगी कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आएगा, क्या आपको भी यकीन है कि कौम देखेगी? जी, देख तो पहले भी रही है कि करप्शन केसेस तो चल रहे हैं जरदारी फैमिली पे, शरीफ फैमिली पे, पीपल्स पार्टी के लीडर्स पे, नून लीग के लीडर्स पे। तो अब असल में ये रिटॉरिक है, लफाजी है और इलेक्शन के माहौल में की गई है। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस तनाजुर में जब इलेक्शन मुहिम होती है तो गर्मा गर्म बयानात दिए जाते हैं, तेज और सख्त जुमलों का तबादला होता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। आप देखें ट्रंप और बाइडेन के दरमियान भी ऐसे तेज जुमलों का तबादला हो रहा है। नहीं तो ये सिर्फ जुमलों का तबादला है, लफाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी ये चाहे इसको हम दावा भी कह लें तो ये हवा होता हुआ ही नजर आ रहा है।
देखिए, जो बात है पसीने छूटने की और टांगे कांपने की, ये बात की थी अयाज सादिक ने असेंबली में, कि जब अभिनंदन को छोड़ना था तो ये कह रहे थे कि जी उसे छोड़ दो वरना जंग हो जाएगी, और इनके पसीने छूट रहे थे और टांगे कांप रही थी। तो उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही है। मेरा ख्याल है कि जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई है वो तो नैब करती है, इमरान खान का तो इसमें कोई दखल अमल नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल अगर वो चाहें तो कुछ अपोजिशन के ऊपर मजीद सख्ती कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के नहीं, जरिए। जिस तरह आपने जुमला बोला कि इलेक्शन के हवाले से बयानिया है, तो आपको लगता है इलेक्शन में कोई फायदा देगा, मददगार मुआवन साबित होगा ये बयानिया? जी, लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान के लोग गर्मा गर्म बयानात, तल्ख जुमलों का तबादला, और शायद पूरी दुनिया में ही करते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। तो इलेक्शन मुहिम के दौरान ऐसी बातें जो है ना लोग पसंद, जो हार्ड सपोर्ट बेस होती है वो यही चाहती है कि उनका लीडर जो है ना एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर नजर आए, वो उसको कमजोर नहीं देखना चाहते। नहीं तो आपको नहीं लगता जेस्चर तो बहुत स्ट्रांग है पहले से ही, बहुत सारे रवैये या अंदाज ऐसे ही? हाँ है, और मजीद हो गया है, अब तलखी बढ़ती और जा ये रही फायदा है, देगा, आपको वहाँ लगता है लड़ाई- कि इलेक्शन के हवाले से पीटीआई को फायदा देगा? हाँ, किसी न किसी हद तक तो देगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान चले मैं में आगे बढ़ता हूँ और प्रोपेगेंडा- आपसे ही मैं सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि मरियम नवाज भी तो कल बोनी है। उनका ये कहना है पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको जवाब देना पड़ेगा। और एक उन्होंने जुमला बोला, हक भी भीख की तरह दिया जाए तो मंजूर नहीं। दोनों जुमले जो है, मैं उसमें एक जुमला, सवाल तो मेरा ये है कि पहली बात तो ये कि सबको जवाब देना पड़ेगा, क्या इसमें भी कुछ सच्चाई आपको नजर आती है? सच्चाई की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि इसका मुखातिब पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट है, वो उन्हें कह रही हैं कि आप जो है मुकद्दस गाय नहीं है, और उसका वो अमली मुजाहरा भी कर रहे हैं। वाकई नवाज शरीफ उन्होंने ने वो तो- नवाज शरीफ ने तो आसम कहा बाजवा साहब कि- को मुखातब करके कहा। जी, उनको और DGISI का नाम लेके नवाज शरीफ ने कहा कि इनके खिलाफ बगावत कर दें फौजी अफसर जो हैं। फिर मौलाना अताउर रहमान ने सेनेट में खड़े होकर उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगाए कि जर्नैल जो हैं वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान और भारत में भी। तो ये तो बहुत ही संगीन किस्म के इल्जामात हैं, लेकिन ये इस बयानिए को पजीराई मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कुछ कहना मुश्किल है। चले मैं दूसरे जुमले पे जाना चाहूंगा चाहूंगा। अदनान साहब कि हक भी भीख की तरह दिया जाए तो मंजूर नहीं। आपको लगता है कि हक मिल जाता है? मैंने तो बहुत सारे दौर देखे, अदवार देखे, उन अदवार में कोई ना कोई शोबा जरूर एहतजाज कर रहा होता है और भीख मांगने के बावजूद उन्हें हक नहीं मिल रहा होता। जी, शरीफ फैमिली को तो हक से भी ज्यादा मिला है। ये तो कुछ भी नहीं थे, इन जैसे हजारों बिजनेसमैन हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने इनको पाला पोसा, वजीर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर इनको IGI बनवाकर वजीर आजम बनवाया गया, फिर दोबारा वजीर आजम बनवाया और गया। उसमें भीख का अंसर कितना है अदनान साहब? उसमें भीख तो भीख नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये हक से भी ज्यादा हक ले चुके हैं, और जितनी नरमी इस्टेब्लिशमेंट ने इस खानदान के साथ की है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और खानदान के साथ पाकिस्तान में की गई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, इस्टेब्लिशमेंट में भी सेंट्रल पंजाब का गलबा है, तो वो एथनिक बुनियादों पे इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन तो ये भी कि फिर अल्फाज ये- ही हुए, इसमें जज्बात की सच्चाई तो ना हुई ना? हाँ, पता नहीं, जज्बात उनके सच्चे सियासतदानों के जज्बात ना जज्बात होते हैं ना सच्चाई होती है। सियासत तो झूठ, धोखे और मुनाफकत का नाम है। मुनाफकत का नाम है। चलें मैं आपकी जानब आऊँगा। मैं यही सवाल ज़रा सोफिया से पूछता हूँ। सोफिया, आपको क्या लगता है? मरियम नवाज कह रही हैं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको जवाब देना पड़ेगा, और हक जो है वो भीख की तरह दिया जाए तो मंजूर नहीं। इट्स नॉट ओनली द मरियम नवाज, अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होना शुरू हो जाए तो यकीनन हमारे मुल्क का जो एक मंज़र है वो नया हमारे सामने आएगा और बहुत सारी चीज़ें हमें तब्दील होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन क्योंकि इन्होंने दो शख्सियात को टारगेट करते हुए ये बात कही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ इदारों को बिला वजह में मुलव्वस किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर ISI को हर जगह पर मलाइम करने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का अपना जो मरकज़ी नैरेटिव है उसको कमज़ोर करने में दुश्मन का साथ दे रहे हैं। तो हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मुझे ऐसे लगता है कि ये समझने की ज़रूरत है कि ISI को मुलायम करना
हम सबको सूट नहीं करता, हम में से इनफैक्ट किसी को भी सूट नहीं करता। ये वो वाहिद इदारा है, अगर आप उस एक नैरेटिव से हट जाएं जिस तरह पाक फ़ौज खुद बयान देती है कि दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ में से हैं, हम इसको छोड़ भी दें तो ISI की ही वजह से अब तक पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में चलती रही हैं, या हम बहुत सारी जगहों पर ये कहना है कि इन्हें समझना चाहिए, तो समझ क्यों नहीं आ रही? इसलिए क्योंकि इस वक्त बाकायदा ऐसे लगता है कि एक प्लान नैरेटिव है जो कि इंटरनेशनल नैरेटिव है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया जा रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, एक साथ ना सिर्फ ISI, ना सिर्फ पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनकी कारकर्दगी, और उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल के हवाले से कह रही हैं या नो PDM, ओवरऑल PDM इस वक्त यही एक गेम खेल रही है लोगों के सामने। उन्होंने एक ही पत्ता रखा हुआ है जिस पे वो हर जलसे में बात करते हैं, हर उनका जो बयानिया होता है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होता है या ISI के ख़िलाफ़ होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की आवाम में शऊर और आगाही बेदार हो या ना हो। मुझे ऐसे लगता है कि पाक फ़ौज के अंदर और वो लोग जो सेंसिबल हैं वो यकीनन अपने बयान में या उनकी जो अपनी राय है वो तब्दील करने में ज़रूर कुछ ना कुछ किरदार अदा करेंगे, और ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरफ से तो पता है। अपनी यूथ को शेर जवान प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया वहाँ पे इस वक्त जो सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू चल रही है, अगर आप मरियम नवाज़ का एक ट्वीट उठा के देखते हैं, उसके बाद जो नीचे नैरेटिव आना शुरू होता है उससे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज को के ख़िलाफ़ ही बयानिया दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान की फोर्सेस के तर्जुमान की ट्वीट देखें और उसके नीचे जो बयान आ रहा होता है वो बिल्कुल उससे यकसर मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक, जो टेंजिबल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर एक ही काम किया जा रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान का नैरेटिव कमज़ोर किया जा रहा है। वजह मैं आपको बता रही थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी बल्कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल क्राइसिस है इस वक्त, देखें जो सिचुएशन आइंदा आने वाले सालों में हमारे सामने आने वाली है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान की वॉर है, उससे अगर आप हट जाएं तो दूसरी साइड पे आपके ईरान है जहां पर हमें शदीद किस्म का एक क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। तो ये जानबूझ के इस तरह का क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है। कश्मीर के ऊपर वो गेम खेली जा रही है जो नहीं बनती। कश्मीर के लिए अगर हम 72-73 सालों से लड़ रहे हैं तो अब आके वो नैरेटिव क्यों चेंज किया जा रहा है, क्यों लोगों को ऑपोजिशन की तरफ से वो बयानिया दिया जा रहा है जो नहीं देना चाहिए था। अगले जुमले पे जाना चाहूंगा कि हक भी भीख की तरह दिया जाए तो मंजूर नहीं। आपको लगता है हक मिलता है यहाँ? नहीं, हक नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। सियासत के हवाले से या दौर के हवाले से कहा होगा, लेकिन आपने तो बहुत सारे अखबार देखे अपनी जर्नलिज्म में। अदनान आदल की बात को अगर कंटिन्यू करें ना, जिस तरह वो कह रहे थे कि इन्हें तो हक से ज़्यादा हक मिला है, लेकिन अवाम का हक किधर है, अवाम की आवाज़ किधर है, अवाम को जो हुकूक मिलने थे वो किधर है? आप दो अलग अलग चीज़ों का जायजा लें। उन्होंने वादे बोला है कि उसमें भीख का भी अंसर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अवाम को तो मुझे लगता है कि भीख भी नहीं दी जाती जिस तरह से महंगाई चल रही है। मेरा सवाल यही है कि आपको लगता है कि क्या भीख मांगने से भी क्या हक मिल जाता है? अवाम को भीख मांगने से भी हक नहीं मिलता। जिन चीज़ों पे वो राइट पे होते हैं उनसे वो भी छीन ली जाती है। अभी आप इदारों की कारकर्दगी देख लें, प्राइवेटाइजेशन के लिए जो चीज़ें चल रही है उन मूव्स को देख लें, जो इदारों में से स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के नाम पे तब्दीलियां लाई जा रही हैं उनको देख लें, तो ऐसे लगता है कि आवाम को तो वो भीख भी नहीं मिलती। सही। चलें अदनान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, और आपका वो जुमला मुझे याद है जो एंड पे आपने बोला है कि झूठ और मुनाफिकत सियासत में है, लेकिन बिलावल भुट्टो का जो बयान सामने आया, कल उन्होंने खिताब किया तो उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने इमरान खान को झूठा और मुनाफिक बोला है, और साथ में कहते हैं कि मुनाफिक की सारी निशानियाँ उनमें मौजूद हैं इमरान खान में। मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि PTI की हद तक अगर जुमले को इस्तेमाल करना हो तो वाकई नौकरियां, मकान और बाकी मामलात और वो 200 अरब जो हैं जो मुराद सईद कहते रहे, पता नहीं किसको दिए गए या किसके मुंह पर मारे गए। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की ही बात कर लें तो बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है रोटी, कपड़ा और मकान। क्या जितने अदवार इनके बनते हैं, जितना दौरानिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत का बनता है, आपको लगता है कि लोगों को मिल गया वो सब कुछ? कराची को तो कूड़े का ढेर बना दिया, वहाँ पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। कराची को तबाह बर्बाद करने में 10-12 साल से पीपल्स पार्टी ने जो गंद घोला है सबके सामने है। पूरा सिंध आप घूम के देख लें, यूं लगता है आप अज़मने वस्ता में चले गए हैं, 300-400 साल पहले की दुनिया में। वहां पे तो अभी भी इक़्तिदार में है जी, वहाँ इक़्तिदार में है। तो ये तो खुद मुनाफिकत की आला तरीन ओहदे पर फाइज हैं,
और ये मुझे बड़ी खुशी हुई, हदीस का हवाला दिया। इनसे पूछें वो हदीस है कौन सी, कभी वो हदीस तो पढ़ के सुनाएं। इनको तो शायद नमाज भी पढ़नी नहीं आती है। वो 4 निशानियां बयान की हैं वहां पे वाज़ेह वो तौर पे। बताएं ना वो कौन सी हदीस है, वो इनको बस किसी ने बता दिया कि यानी कोई आप हदीस हवाला है। चाहते हैं? हाँ, ये तो मुझे तो पूरा यकीन है कि नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं खुद से, तो ये हदीस का हवाला दे रहे हैं। ये बड़े हदीस के आलिम बन गए हैं। तो इन्होंने तो तबाह व बर्बाद किया इस मुल्क को, जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली में। नहीं, अब अगर मैं इसी बात पे चला जाऊं, है जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि ये बयानिया मरियम ये कह रही हैं, और ये असल बात ये है, हक नहीं मिलता और हक भीख की तरह नहीं मिलना चाहिए। ये आर्मी को इतना प्रोवोक करना चाहते हैं, मुश्तइल करना चाहते हैं कि उसमें एक तो इंतशार पैदा हो और वो मुश्तइल होकर मार्शल लॉ लगा दे, ताकि पाकिस्तान की फौज जो है बिल्कुल तनहा रह जाए, आलमी बरादरी जो है उससे भी अलग हो जाए, और इस तरह की सूरत हाल हो जिसमें फिर इनके केसेस, करप्शन केसेस दब जाएं और ये उस सूरत हाल का फायदा उठा सकें। और इनके पीछे कुछ अरब ममालिक हैं, उनकी शह पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत और मौजूदा फौजी क़यादत से वो लोग इस तरह खुश नहीं हैं, ये उनकी उस तरह ताबेदारी नहीं कर रहे हैं जिस तरह वो अरब ममालिक चाहते हैं। और अरब ममालिक धड़ाधड़ इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, और एक बड़ा अरब मुल्क जो है अब जल्द ही इसराइल को तस्लीम करने वाला है। तो इसलिए उसको कवर करने के लिए पाकिस्तान में इंतशार की फजा चाहते हैं। मैं इस पर भी आऊंगा नाज़ साहब, लेकिन मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि वाकई कहा तो उन्होंने पीटीआई के हवाले से है, तो अगर झूठ का उनसे देखा जाए तो वाकई वो नौकरियां, मकान और वो 200 अरब, ये सब कुछ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं झूठ तो है। देखिए, वो तो फिर आप उन्हें 4-5 साल दें, अगर वो नहीं दे सकेंगे तो फिर झूठ ही होगा। अब उनको आप 2 साल में तो किसी हुकूमत की कारकर्दगी को वो नहीं, उसका एवेल्युएट नहीं कर सकते। सही, यानी आपको लगता है कि हुकूमत का दौरानिया पूरा होने पे ही ऐसी बात करनी चाहिए? बिल्कुल 100%, क्योंकि देखिए जो भी हुकूमत मुंतखब होती है दुनिया भर में, वो पहले 2 साल में अनपॉपुलर डिसीजन लेती है जो मुल्क के लिए जरूरी होते हैं, चाहे वो अवाम को पसंद ना हो। फिर उनकी पॉलिसी ये होती है कि आखिरी जो 2 साल होंगे उसमें अवाम को रिलीफ मुहैया किया जाएगा, ताकि फिर वो इलेक्शन में जाकर अपना बता सकें कि हमने ये किया है। चलें, मैं अगर आपकी बात को देखते हुए मेरा एक सवाल है आपसे, आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि दौरानिया मुकम्मल होने पे ये झूठ रहेगा या नहीं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए, जहां तक बात ये है कि अगर मुझे नहीं लगता है कि ये 50 लाख मकान बना पाएंगे, तो पूरी तरह तो मुझे नहीं लगता कि अपने तमाम वादे ये मुकम्मल कर सकेंगे। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि एक तो इन्होंने वादे बहुत ज्यादा किए, दूसरे ये है कि कोरोना वबा की वजह से उल्टबाजी लगी हुई है पूरी दुनिया की। अभी भी यूरोप में जो है वो लॉकडाउन हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है। आज भी मैं खबरों में देख रहा था कि वहाँ की मईशत जो है वो बुरे हालत में है, पूरे यूरोप की। अमेरिका का भी हाल अच्छा नहीं है, इंडिया का भी हाल अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क तो नहीं है कि वो इन नसरात से बच जाएगा। सही। मैं सोफिया आपकी जानब आऊँगा और आपसे भी मेरा यही सवाल है कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं इमरान खान झूठा और मुनाफिक है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने भी तो बहुत सारे अदवार गुजर चुके हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ख़ुद भी ऐसे ही रही है, और शायद सियासत की जो डेफिनेशन अदनान साहब ने दे दी है वो इंडोर्स होती हुई नज़र आती है हमारे मुल्क में, इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल सिस्टम अभी तक नहीं बना, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। ऑन द अदर साइड आप देखें तो पीपल्स पार्टी ख़ुद कई दहाइयों से सिंध में हुकूमत कर रही है। कराची तो बहुत बड़ा शहर है जिसमें शायद ओवर पॉपुलेशन की वजह से और बहुत सारे और चीज़ों को फैक्टर बना के पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि हम कराची को नहीं संभाल पाए। लेकिन व्हाट अबाउट द सिंध पे एक हॉस्पिटल में एंटी रबी इंजेक्शंस नहीं थे। उसके बाद आप ज़रा सा और आगे आए, ये अभी कुछ महीनों पहले की बात है, गंदम का जो क्राइसिस पैदा हुआ वो भी शुरू सिंध से हुआ और हमारे सामने वहीं से आना शुरू हुआ। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहाँ है, हेल्थ किधर है वहाँ, एजुकेशन कहाँ है वहाँ, और वहाँ पर लोगों को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है अदनान साहब की तरह कि वो झूठ और
एक ऐसे मुनाफकत को बेस बनाकर अपना लाहे अमल सामने रखती हैं। यानी फिर ये जो भी कहा गया है टेंजिबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक हमारे सामने है, लेकिन क्योंकि अभी ये इलेक्शन एरा में नहीं गए, अभी तो ये प्री इलेक्शन और फिर बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज हमारे साथ चल रहे हैं। कोविड-19 इज़ वन ऑफ देम, ऑल दो कि हम क्लेम करते हैं कि हम कोविड-19 से बाहर निकल चुके थे और अब हम दोबारा से कोविड-19 की तरफ जा रहे हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स देखने सामने होंगे। रख रहा हूँ या जो हेडलाइंस आपके सामने रखी गई हैं ये गिलगित बल्तिस्तान की ही हैं और बिलावल भी वहीं पे कहते नजर आते हैं और वज़ीर आज़म भी वहीं पे कहते नजर आते हैं। इलेक्शन मुहिम चल रही है ना तो मैं वहाँ यही तो। जानना चाहता हूँ कि ये बयानी आपको लगता है कि कोई फ़ायदा देगा वोट बैंक को इंक्रीज़ करने में? देखिए नहीं, क्योंकि दोनों जुमलों में इत्तफाक नहीं किया गया। मैं अगर दोनों मेहमानों के हवाले से बात करूं तो फिर कोई वोट बैंक में इंक्रीज होता हुआ नजर आता है? अगर ओवरऑल आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में जो सियासत का पैरामीटर रहा है वो यही रहा है कि जो भी जमात के आदत में होती है फेडरल में, वही गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीतती है। तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर इलेक्शन जीत जाएगी। हालांकि वहाँ के लोगों से अगर बात करें, मैंने खुद वहाँ पे लोगों से बात की है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लोग चूज़ किए हैं वो तो शायद इलेक्टेबल भी नहीं हैं और उनकी पर्सनैलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो आगे आ सके। लेकिन आप देखिएगा कि हमें ऐसे ही नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है बिल्कुल बल्तिस्तान इसलिए क्योंकि एक नैरेटिव है ना उस इलाके का, उस इलाके में हमेशा ऐसे ही होता है जो भी हुकूमत में होते हैं। और एक और बहुत बड़ी गेम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ के लोगों पर खेल गई है वो ये है कि आईनी हुकूक उनको दे दिए गए हैं। हेडलाइन में से मिसिंग है, मुझे ऐसे लगता है सुबह के हवाले से, जी बिल्कुल, सुबह के हवाले से जो आईनी हुकूक दिए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान को, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि क्या वाकई ही वो आईनी हुकूक उन्हें मिल जाएंगे। फिर इंडिया की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन आया। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने उसकी रिजेक्शन दी कि इंडिया की तरफ से जो बयान आ रहा है वो गलत है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखना चाहिए कि अब वाकई गिलगित बल्तिस्तान के आवाम, क्योंकि वज़ीर आज़म कल पैकेज अनाउंस नहीं कर सकते थे, वो शायद ये खुद भी फरमा रहे थे कि मैं कोई इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लिए इलेक्शन की वजह से पैकेज नहीं अनाउंस कर सकता, लेकिन हम इन्हें आईनी हकूक देने जा रहे हैं। और चलें मैं अदनान साहब से जानता हूं, अदनान साहब आप कैसे देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन और कौन सी पार्टी को जीतता हुआ देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी और सादा अक्सरियत शायद किसी जमात को ना मिल सके, मखलूत हुकूमत कोई बनेगी। मखलूत हुकूमत बनने के चांसेस हैं। बल्तिस्तान में ज्यादा जोर है क्योंकि वहाँ पे एक मखसूस मकतब फिक्र के लोग हैं जो अपने आप को पीपल्स पार्टी से आइडेंटिफाई भी करते हैं और गिलगित की प्रोफाइल जरा डिफरेंट है। वहाँ पे मुख्तलिफ मकासद, यानी आपको लगता है कि वहाँ पे मखलूत हुकूमत ही बनेगी? ऐसा बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है। सही, चले मैं आगे बढ़ता हूँ। शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात, उनका एक जुमला है सियासत और जुर्म साथ नहीं चल सकते। अदनान साहब ये जुमला बोलना बनता है उनका? बिल्कुल 100% बनता है। क्यों? अगर जुर्म और सियासत साथ चलेंगे तो मुल्क तबाह होगा जैसे अब तक हो रहा है। यानी अब तक यही होता रहा है। की अक्सरियत है कब्जा ग्रुपों में इन्वॉल्व हैं, मंशियात फरोशी की सरपरस्ती करते हैं, करप्ट अफसरों, सरकारी अफसरों की सरपरस्ती करते हैं। तो क्या इसमें ये 2 साल का दौरानिया भी शामिल करेंगे आप? जी, क्या इसमें ये 2 साल का दौरानिया जो पीटीआई का है वो भी शामिल करेंगे? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये कोई अगर इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी जुर्म में, किसी करप्शन में, तो इनको भी शामिल करना चाहिए। बल्कि यूं कहना चाहिए ये भी तो मुकद्दस गाय नहीं है ना। नहीं, मैं तो फिर यही जानना चाहता हूँ कि पैरामीटर क्या है, किस बेस पे ये पता चलेगा कि सियासत और जुर्म इकट्ठे चल रहे हैं? देखिए, जो भी चीज जिसका एविडेंस मौजूद है वो अदालत में जानी चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और कोई भी लोग जो जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ क्राइम और सियासत, पॉलिटिक्स जो है वो मिक्स हो गए हैं। इनके दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बंधन बन गया है, निक्सस बन गया। इसको तोड़े बगैर मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। तो जो आपको लगता है जो वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं वो कर भी पाएंगे? ये नहीं मुझे लगता कि वो कर पाए। ये नहीं लगता आपको? सोफिया, आप कैसे देख रही हैं इस बयान को? देखिए, शिबली फराज कैसे कर सकते हैं। मैं कल किसी उनका ही बयान देख रही थी अबाउट रेडियो पाकिस्तान। वो ये कहते हैं कि 749 लोगों को जो निकाला गया है दैट इज़ जस्टिफाइड, और क्योंकि वो लोग सिफारिश पे थे, नेपोटिज्म था, बहुत सारी और चीज़ें थी, मगर उनकी कारकर्दगी होगी तो वो वहाँ पे काम कर रहे थे ना कोई चीज़ ज़रूर होगी।
तो शिबली फराज तो अपनी मिनिस्ट्री नहीं संभाल पा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंकली। मुझे ऐसे लगता है कि उनको अपनी मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए, अपनी मिनिस्ट्री में जो दीगर इदारे हैं उन्हें भी देखना चाहिए। दूसरी तरफ इन्होंने पीटीवी जो है उसकी लिस्ट तैयार की हुई है, और क्या ये जुर्म नहीं है कि लोगों को जो 20-20 साल से सर्विस कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाए और इस इमा पे निकाल दिया जाए कि शायद ये लोग सिफारशी थे सारे के सारे। 18 करोड़ रुपए का पूरे इस प्रोसेस के दौरान बचत होने वाली है हुकूमत को, तो क्या 18 करोड़ रुपए से पाकिस्तान के ख़जाने भर जाएंगे और क्या पाकिस्तान के ख़जानों में जो कमी हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी? तो हुकूमत देखे कि पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, ना कि लोगों को निकाल के और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करूं तो अगली जो ये भी जुर्म है। देखें, सियासत और जुर्म की बात हो रही थी तो लोगों को जबरी तौर पर उनकी नौकरियों से निकाल देना भी जुर्म है। चलें, मेरा तो सवाल ये अदनान साहब से भी यही था कि पैरामीटर क्या है, कौन डिफाइन कोई पैरामीटर नहीं है पाकिस्तान में, कौन जुर्म कर रहा है और कौन सियासत कर रहा है। पाकिस्तान में किसी चीज़ का कोई पैरामीटर नहीं है। लोग अदालतों में नहीं जाते इसलिए क्योंकि अदालतों का प्रोसेस बहुत लंबा है, और जो सियासी जमातें हैं वो लोगों को इसलिए इंसाफ नहीं दे सकती क्योंकि वो खुद उनको सपोर्ट कर रही होती है कहीं ना कहीं पे। रखता हूं, और वो है शहबाज गिल साहब का बयान, और वो क्योंकि आपसे रिलेट करता है आपके जुमलों से कि नून लीग जमहूरियत से नाबलद और करप्शन की अलम बरदार है। जिस तरह आप कह रही हैं कि स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही, तो ये नाबलद से मुराद यही नहीं लगता आपको? तो ये भी तो ऐसा ही है। इनमें से कौन ऐसा है जो सियासत को समझ रहा है और पाकिस्तान के आवाम के लिए सियासत कर रहा है? हमें तो एक कंसेप्टिव बयान नज़र आ रहा है। अदिल, मुझे ऐसे लगता है कि 2-4 साल पहले जब मैं आपके प्रोग्राम में आई होंगी पहली दफ़ा और हम PMLN की सिचुएशन को सामने रख के बात करते थे, तो अब लगता है कि वही सिर्फ ऑपोजिशन चेंज हो गई है और बयान वही है, डेस्क चेंज हुए हैं, बयानात वही हैं और बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही चल रही है, वही एहतजाज चल रहे हैं। पूरे मुल्क में लोग सड़कों पे महंगाई के खिलाफ बात हम कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों पे बात कर रहे हैं। निकलते हैं। एक तो ये कि वो ये कह रहे हैं कि नून लीग जमहूरियत से नाबलद और करप्शन की अलम बरदार है। अगर ऐसा ही है तो दोनों ही ऐसा ही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, क्योंकि ये लोग आवाम को कुछ भी नहीं दे सके। शहबाज गिल के बयान पे कि नून लीग जमहूरियत से नाबलद और करप्शन की अलम बरदार है। वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितनी करप्शन जरदारी और शरीफ खानदान ने की है किसी और ने नहीं की। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मौका ही नहीं मिला ना। अब आप मुझे बात पूरी कर लेने जरूर कर चुकी हैं। बिल्कुल। मोहम्मद खान जुनीजो के बाद इमरान खान जो हैं पहले वजीर आजम आए हैं जिन्होंने अपने इक़्तिदार का फायदा उठाकर माल नहीं बनना है। ना उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई है, ना कोई उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, ना कोई नया बंगला बनाया है। जो उनका इक़्तिदार में आने से पहले जो कुछ था वही है, और 5 साल उनकी पार्टी की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी रही, उसका फायदा उठाकर भी उन्होंने कोई असासे नहीं बनाए। तो मोहम्मद खान जुनीजो के बाद पहली बार हमें एक ऐसा वजीर आजम मिला है जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर रहा माल बनाने के लिए, जबकि इसके बरक्स हमने देखा है कि जरदारी खानदान ने 11 शुगर मिलें लगाई, दुबई में असासे बनाए, स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स इनके थे, सर्रे महल इन्होंने खरीदा और बेशुमार दौलत इनके पास है। और जो अयान अली यहाँ से बैग्स में भर भर के पैसे ले जाती रही, मनी लॉन्ड्रिंग करती रही, बैंक अकाउंट्स इनके जो बेनामी निकल रहे हैं इनके ऊपर इनके। मेरा सवाल तो ये है, चलें मैं आपके जुमले से इत्तफाक करता हूँ कि वाकई वजीर आजम के बारे में हम ये कह सकते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो टीम है वो सारी की सारी टीम इतनी ही कैपेबल है और यही सूरत हाल है उनके साथ? देखिए, करप्शन का कोई ऐसा बड़ा केस अभी तक सामने नहीं आया कि किसी ने शुगर मिल लगाई हो, किसी वजीर ने कोई फैक्ट्री लगाई हो या कोई मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा नहीं तो स्ट्रेटजी का फुकदान नजर नहीं आता आपको? स्ट्रेटजीज का फुकदान, हाँ वो आप कह सकते हैं कि कोई उनकी जो काम करने की सलाहियत है उसमें कमी बेशी हो सकती है, मगर आप 2 बातें और भी जहन में रखें कि जब ये लोग आए तो मुल्क दिवालिया होने दहिंदा होने के करीब था। इन्होंने भाग दौड़ करके पैसों का बंदोबस्त किया, IMF से साइन किया, उसकी कड़ी शराइत मानी, तो मुल्क को नादहिंदा होने से बचाया। एक इनको ये क्रेडिट जाता है। दूसरे ये कि इस दूसरे साल में कोरोना की वबा आई जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, और उसको इन्होंने कामयाबी से, पाकिस्तान में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ईरान में हुआ, जितना इंडिया में हुआ, जितना यूरोप में हुआ, तो ये क्रेडिट भी इनको जाता है। फिर इन्होंने एहसास कैश प्रोग्राम के तहत जो है लोगों को कुछ ना कुछ सपोर्ट भी मुहैया की, आसान कर्जे भी मुहैया किए, और
सेहत इंसाफ सेहत कार्ड भी जो है वो 50 लाख से ज्यादा लोगों लेकिन को दिया एक जा बहुत चुका है। अहम मामला है अदनान साहब, बल्कि उसके हवाले से तो मैं आपका ट्वीट आपके सामने जरूर शेयर करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वक्त महदूद है मैं सिर्फ वो मामला ही छेड़ देता हूँ और हेडलाइंस ही आपके सामने रख देता हूँ। और वो मामला है महंगाई का, और महंगाई के हवाले से जो है वो जमात इस्लामी का और सिराजुल हक का, जिसका ट्वीट आपने भी किया था और उसमें वाज़ेह तौर पे महंगाई को लगाम डालें वरना आगे बढ़कर गिरेबान पकड़ेंगे। हुक्मरान के बारे में, हुक्मरान जमात के बारे में वो कह रहे हैं, हुकूमत को ये कह रहे हैं, और साथ में 2 माह की डेडलाइन है। और मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ा बताएं कि वहाँ पे हुकूमत आपको कहाँ नज़र आती है। देखिए, महंगाई तो उसी दिन हो गई थी जब रुपए की कीमत गिर गई थी। जब 122 रुपए से 160 और 165 रुपए तक रुपया गया डॉलर के मुकाबले में, तो महंगाई होना तो लाजमी अमर था। तो उसको अब रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। हाँ, जहां तक हो चुकी है इसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए, और जितने वो कर रही है उससे ज्यादा करने चाहिए। यूटिलिटी तो स्टोर्स सिराजुल हक साहब के शहर इक़्तिदार की आमद, वो तो कभी पीपल्स पार्टी के दौर में 20% इन्फ्लेशन था तो इतनी उछल कूद उस वक्त उन्होंने नहीं की। जब नवाज शरीफ का दौर था तो कोई वो चुप करके बैठे रहे, तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत भी इंजॉय प्रोविंशियल करते रहे। अब वो जो इतनी उछल कूद कर रहे हैं, उनकी जमात तो पूरे पाकिस्तान से 5 सीटें नहीं जीत सकती, वो हुकूमत गिराकर क्या फायदा उठाना चाहते हैं? असल में उनके पीछे कोई अरब मुल्क है, उसकी शय है यहाँ पर, उसी पे यानी जो वो जो उछल कूद जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई है जरूर। बैरूनी ये एक बड़ा अरब मुल्क है जो इस वक्त पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है और इमरान खान की हुकूमत को रुखसत करना चाहता है, क्योंकि ये उनकी उस तरह ताबेदारी नहीं कर रही जिस तरह के शरीफ खानदान किया करता था। और वहाँ पाकिस्तान में उस अरब मुल्क की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी मौजूद है, और वो लॉबी जो है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट में भी एक्टिव है और सियासतदानों में भी एक्टिव है, मुल्लाओं में भी एक्टिव है। यानी आपका कहना है कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रही है, वो लॉबी जमात इस्लामी उसकी शह पे काम कर रही है। वरना चले, जमात इस्लामी उसकी शह पे काम कर रही है, लेकिन सिराजुल हक कहते हैं वो उन्हें तो नून लीग से भी कोई गरज नहीं है, ना वो पीडीएम का हिस्सा है। तो फिर उन्हें मिलेगा क्या? वो तो 5 सीटें नहीं जीत सकते पूरे पाकिस्तान से। यानी ये सिर्फ बस काम ही किया जा रहा है या बातें ही की जा रही हैं, ये भी दावे हवा होते नजर आ रहे हैं। मतलब है ना उनके पास कोई मुतबादिल प्रोग्राम है। सही। चले सोफिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा महंगाई के हवाले से। लाजम बात है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई, और हुक्मरान जमात को वाज़ेह तौर पे सिराजुल हक ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि महंगाई को लगाम डालें वरना आगे बढ़कर गिरेबान पकड़ेंगे, और 2 माह की उन्होंने डेडलाइन दी है। वो बोल रहे हैं कि शहर इक़्तिदार आएंगे। बात को कंटिन्यू करते हैं अदनान साहब की कि किस तरह से वो लोगों को रोड पे लेकर आएंगे, मज़हब का कार्ड खेलकर या वाकई महंगाई के लिए। और महंगाई के लिए तो डेफिनेटली आवाम ख़ुद बाहर निकलेगी, इसलिए क्योंकि जब आवाम को लगेगा कि उनके बस से बाहर हो गई है तो वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान के आवाम कभी भी उस तरह से महंगाई के ख़िलाफ़ और अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकली जिस तरह से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रोग्राम का पहला जुमला यहाँ से लिंक करें जहाँ पे मैंने कहा था कि हम अभी तक एक अच्छी कौम नहीं बन सके, तो कौमों के आवाज़ होते हैं, नैरेटिव होते हैं। कौमें अगर टमाटर महंगा हो रहा है तो वो टमाटर का इस्तेमाल छोड़ सकती हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि टमाटर के बगैर हमारे घर में कोई खाना नहीं बन सकता और उसमें जायका ही नहीं होता। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हम कितने मुखलिस हैं उन चीज़ों के साथ, कितनी देर तक टमाटरों को स्टोर किया जा सकता है। ऑन द अदर साइड सवाल ये भी हो सकता है आपकी तरफ से कि हम क्या क्या चीज़ें खाना छोड़ेंगे इस सूरत में। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम 5 दिन के लिए भी इन्हें दिखा देना कि हम ये चीज़ें खाए बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, तो फिर इनके वो जो तमाम माफियाज हैं जो कीमतों को कंट्रोल करते हैं। आपको ये लगता है कि अभी भी कुर्बानी कौम को ही देना होगी, कौम हुकूमत कुछ नहीं सोचेगी? 445 लोग आपके लिए कुर्बानी देंगे, ये भूल जाएं। 445 लोग 20 करोड़ के आवाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि वो सब अपने जेबों को कहते रहे वो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें सिर्फ अपना जेब भरने के लिए पॉलिटिक्स करती हैं
और आवाम के नाम पे पॉलिटिक्स करती है और आवाम को कुछ नहीं देती। नहीं तो अभी तो आवाम दौरानिया को भी खुद हुकूमत का समझने की पड़ा है, आपको जरूरत नहीं है। लगता कि 3 साल बाकी जो जितना भी अर्सा बाकी रह गया मुश्किल है उसमें कुछ बेहतरी है, हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना होगा कि वो खुद क्या कर सकती है, ना कि वो टाइगर फोर्स के ऊपर रिलाई करे। महंगाई कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को टास्क दे दिए जाए। और मैं कल ही देख रही थी कि इस्लामाबाद में जो छापे मारे जा रहे हैं वो टाइगर फोर्स की निशानदही पे मारे जा रहे हैं। ये तो वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा था, बिल्कुल। उन्होंने बोला और मगर आप एक इंतजामिया देखें, वो इंतजामिया, वो स्ट्रक्चर, वो जो तनख्वाह ले रहे हैं, वो क्या भूल गए? उन्हें क्यों नहीं पता कि आपके शहर में कहां कहां पे जखीरा अंदोजी हो रही है? और क्या टाइगर फोर्स आपको जाके बताएगी कि सर फलां बंदा है जो करप्शन कर रहा है, फलां बंदा है जो जखीरा अंदोजी कर रहा है, आप चल के छापा मारे? तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है कि अब जो एक और सिनेरियो डेवलप होने जा रहा है टाइगर फोर्स की वजह से, वो क्या हो सकता है और यूथ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। क्या लोगों को नौकरियों से निकाल के टाइगर फोर्स बनाने की तरफ लाया जा रहा है और टाइगर फोर्स सिर्फ अपने अपने इलाकों में यही काम करेंगी कि वो अपनी ज़ाती दुश्मनियां मोल लेते रहेंगे? मैं तो यहाँ पे भी यही बोलूंगा कि पैरामीटर क्या होगा कि वो ग्रजेस नहीं है और वाकई तौर पे बिल्कुल ऐसे निशानदही की जा रही देखिए, है। ओरिजिनल हो सकते हैं, बिल्कुल चलिए, होंगे, मैं जरा लेकिन अदनान साहब से सियासत पूछूं। ना करें अवाम के नाम पे, महंगाई के नाम पे। अदनान साहब, हुकूमती इत्तेहादी यानी काफ लीग, उनकी जानब से भी गंदम की इमदादी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 से ज़ायद मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। और सबसे अहम सवाल तो ये है कि एक ज़राई मुल्क में अनाज की किल्लत, और वो किल्लत का एक सिलसिला है, और मैं उसमें कोई भी लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूँ, वो चाहे आटा, गंदम या अजनास, दालें वगैरह, यानी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनकी किल्लत, और उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं वो हुकूमत के इत्तेहादियों के हैं। तो कैसे देख रहे हैं? ये तो एक लंबा मौजू है, लेकिन एक बात है कि देखें, अभी हुकूमत 35 रुपए की गंदम किसान से खरीदती है और 43 रुपए का कंट्रोल रेट पे आटा पंजाब में मिलता है। 75% गंदम पंजाब में पैदा होती है। पंजाब ही बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक गंदम भेजता है, और किसी हद तक सिंध में भी। अब अगर आप एकदम उसकी कीमत 1400 से 2000 कर देंगे तो समझें कि आप 50 रुपए की गंदम किसान से खरीदेंगे और वो पिसाई के बाद कंट्रोल रेट पे 60 रुपए का आटा मिलेगा और चक्की पे 75 रुपए का मिलेगा। तो अगर आप इतना महंगा आटा करना चाहते हैं तो ठीक है, 2000 कर दें, जैसे कि सिंध में कर दिया। मुझे आखिरी जुमला चाहिए ना साहब, आपको क्या लगता है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? ये महंगाई कम होगी या नहीं? महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन इस सतह पे अगर इसको रोक लिया जाए तो बड़ी कामयाबी होगी। बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया सोफिया, और अदनान साहब आपकी शिरकत और वक्त तजज़िये का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।